हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी में एक टॉपिक जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा चलती है, मतलब आमतौर पे मैं और मेरे साथी शिक्षकगण जो हैं, हम लोगों को अगर 100 ईमेल्स आते हैं तो उन 100 में से कम 25 ईमेल्स जो है वो इस बारे में होते हैं। आज मैं उस टॉपिक की ही चर्चा करूंगा कि वो 25 ईमेल्स जिस विषय में होते हैं। तो आमतौर पे यूपीएससी एस्पिरेंट जो हैं उनके दिमागों में, उनके मस्तिष्क में ये जो प्रॉब्लम है ये एक बहुत बड़ी जगह लेती है, बहुत ज्यादा उनका समय, बहुत ज्यादा उनकी अटेंशन ये प्रॉब्लम खाती है। और ये प्रॉब्लम है आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से आप सबने कभी ना कभी, जो भी लोग इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हैं, आप सबने कभी ना कभी आंसर राइटिंग के बारे में जरूर सोचा होगा। आप अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाएं, स्टडी IQ को इंक्लूड करके उसमें हर कोई आंसर राइटिंग की बात करता है। आप अगर किसी टॉपर से बात करें, वो भी आंसर राइटिंग की बात करता है। आप अगर जनरली यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पर भी सर्च करें यूपीएससी के लिए क्या स्किल्स चाहिए और क्या होना चाहिए, तो आंसर राइटिंग का चर्चा उसमें बहुत ज्यादा आता है। तो ये आंसर राइटिंग होती क्या है और इसके क्या प्रमुख अवयव हैं, इसके क्या प्रमुख इंग्रेडिएंट्स हैं, इतनी सी बात को हम लोग अगले 10 से 15 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, इस एक क्लास में मैं आपको सिखा नहीं सकता कि आंसर राइटिंग बहुत अच्छी कैसे करें। इसका कोई मैजिकल ट्रिक नहीं है। अगर आपको किसी जादू की अपेक्षा है कि भाई अतुल सर 10 मिनट में कुछ ऐसा ब्रह्म ज्ञान दे देंगे जिससे ऐसा लगेगा कि बस अब तो आंसर राइटिंग आ गई, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी ऐसी कोई अपेक्षा है तो आप इस वीडियो को मत देखिए। लेकिन आंसर राइटिंग सीखना शुरू करते हुए शुरुआत में किन बातों को दिमाग में रखना चाहिए, वो बातें आपको मैं आज जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि भाई 27 जनवरी से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। आप सभी जानते हैं, AJ लाइव कोड लगा के आप 23,999 रुपए में उससे जुड़ सकते हैं। P2I बैच जो है, क्षमा कीजिएगा, P2I बैच जो है आप सभी जानते हैं क्या होता है। ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबकी तैयारी आपको कराता है पूरी तरह से। और आपको जो है इसमें लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, आपको मेंटोरशिप मिलती है, आपको नोट्स मिलते हैं, आपको इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है, आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस के लिए दिल्ली बुलाया जाता है, वहां पर आपको रेसिडेंशियल तैयारी कराई जाती है। साथ के साथ हमारा SIP बैच जो है, जो कि अब प्रीलिम्स बहुत पास आ रहा है, तो अगर आप अब तक नहीं जुड़े हो तो अब जुड़ जाओ, वरना अब एक्चुअली SIP के लिए भी देर हो जाएगी। तो 20 तारीख लास्ट डेट है, आज 19 हो गई है, कल लास्ट डेट है। कल तक आप इस वाले SIP से जुड़ सकते हो। AJ लाइव कोड लगा लो। मेरे ख्याल से फीस अभी इससे भी कम हो गई है। मुझे कल किसी छात्र ने बताया था कि अब 4,999 है। आप चेक कर लेना 4,999 है कि 5,999, जो भी है आपको AJ लाइव कोड लगा के बेस्ट फीस मिलेगी। ठीक है, ये केवल 2024 वाले बच्चों के लिए क्रैश कोर्स है, ये बात याद रखनी है। 25 और 26 वाले छात्र इससे ना जुड़ें। चलो, सबसे पहले आते हैं मुद्दे की बात पे कि भाई आंसर राइटिंग होती क्या है। हम सभी जानते हैं यूपीएससी की मुख्य परीक्षा, यानी कि जिसको हम आम भाषा में मेंस कहते हैं, मुख्य परीक्षा में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं। सब्जेक्टिव मतलब जिसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई विकल्प चयनित करना है कि ABCD में से कौन सा सही है, ऐसा नहीं होता। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन का आपको लंबा विस्तार से आंसर लिखना होता है। अब देखिए, आंसर राइटिंग एक स्किल के तौर पे बहुत जरूरी होती थी आज से 15 साल पहले। मैं आपको एकदम रियलिटी चेक दे रहा हूं, आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि आंसर राइटिंग एक स्किल के तौर पे बहुत आवश्यक होती थी आज से 15 साल पहले, क्योंकि तब यूपीएससी की परीक्षा में, GS में भी और खास तौर से आपके ऑप्शनल में जो क्वेश्चंस आते थे वो 60 नंबर के आते थे। जैसे आपके ऑप्शनल में एक क्वेश्चन 60 नंबर का होता था। उस 60 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको 600-700 शब्दों में लिखना होता था। यानी कि जो एक नॉर्मल कॉपी होती है, आप अगर देखें तो उसके 6 से 7 पन्नों का एक उत्तर आपको लिखना होता था। मतलब अगर मैं एक साइड को एक पन्ना मान रहा हूं तो यानी कि 6 से 7 साइड तक आपको भरनी होती। तो आप सोच सकते हैं, आपसे पूछा गया कि भाई, मान लो उदाहरण के लिए आपसे पूछा गया कि भारत में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों का समाधान सिर्फ कानून व्यवस्था में नहीं, सामाजिक संरचना में भी है, चर्चा कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका उत्तर आपको 1-1.5 पेज का नहीं लिखना, क्योंकि इसका आधे 1 पेज का उत्तर तो आप अभी भी लिख दोगे, लेकिन पॉइंट यह है कि आपको 7 पेज का उत्तर इसका लिखना होता था। तो 7 पेज के उत्तर के लिए आपको एक कहानी बिल्ड करनी होती थी। समझ रहे हो कि नहीं भाई? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको किसी टॉपिक पे 20 सेकंड बोलना है, आप बोल दोगे?
अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के प्रधानमंत्री पे 20 सेकंड बोलिए, आप बोल देंगे कि भाई भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री भारत का सबसे सम्मानित पद है। आप जो भी आप सबसे ज्यादा जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं इनके हाथ में होती है। प्रधानमंत्री आमतौर पे लोकसभा का सदस्य होता है, कभी कभी राज्यसभा का भी सदस्य होता है, वगैरह वगैरह आप बोल दोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रधानमंत्री के बारे में 10 मिनट बोलना है तो आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। फिर आपको थोड़ा सा एक माहौल बनाना पड़ेगा कि हर देश का एक नेता होता है, हमारे देश के नेता के तौर पर हम प्रधानमंत्री को मानते हैं। मानते हो कि नहीं इस बात को? तो आपको थोड़ी कहानी बिल्ड करनी पड़ेगी अगर आपको लंबा बताना है। तो जब 60-60 नंबर के सवाल आते थे तब आपको उस कहानी की आवश्यकता पड़ती थी। तब आप इस तरह के प्रश्न का उसकी शुरुआत करोगे कि भाई यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा लिखा हुआ है वेदों में, पुराणों में कि भाई जहां नारी की पूजा होती है, लेकिन वर्तमान भारत में हम देख रहे हैं कि नारी पर अत्याचारों की दर जो है वो बढ़ती जा रही है, वगैरह वगैरह। इस तरह के आप श्लोक लिखोगे और कहानियां लिखोगे, ये सब चीजें आप लिखोगे। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ वर्षों बाद यूपीएससी में थोड़ा सा बदलाव आया और अब क्या होता है, जनरल स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो जनरल स्टडीज में अब आपके आते हैं 2 तरह के क्वेश्चन। एक सवाल होता है 10 नंबर का, कुछ सवाल होते हैं 15 नंबर के। ये तो आप लोगों को पता होगा। अगर ये आपको नहीं पता है तो कृपया मेंस का क्वेश्चन पेपर देखें। 250 नंबर का पेपर होता है, 10 सवाल 10 नंबर के आते हैं, 10 सवाल 15 नंबर के आते हैं। 10 नंबर के सवाल में आपको लिखने होते हैं करीब 150 शब्द और 15 नंबर के सवाल में आपको लिखने होते हैं करीब 250 शब्द। और अब यूपीएससी आपको प्रश्न के नीचे ही वहां पर उत्तर लिखने की जगह देता है, यानी कि आप इस शब्द सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है, आप वैसे भी पहले भी कहा जाता था कि आप उल्लंघन ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इतना सारा आपको लिखना होता है, 20 सवाल होते हैं 3 घंटे में, तो आपको जो है लिखने के लिए समय बहुत कम मिलता है। देखिए एक लॉजिक समझिए, 180 मिनट का आपका पेपर होता है, 3 घंटे का, यानी कि 180 मिनट का। उस 180 मिनट में आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं। हर सवाल के लिए 9 मिनट हो गए। अगर मैं सबके लिए बराबर टाइम भी पकड़ लूं तो भी हर सवाल के लिए आपको 9 मिनट मिलते हैं। उन 9 मिनट में से कम 1 मिनट तो आप सवाल पढ़ोगे, थोड़ा सोचोगे भी कि यार क्या क्या मुझे बिंदु लिखने हैं इस बारे में, ये सोचोगे। यानी कि औसतन आपको 7.5 से 8 मिनट तक ही मिलेगा एक उत्तर लिखने के लिए। तो बेटा आंसर राइटिंग के बारे में सोचने के पहले यह याद रखो कि 7.5 से 8 मिनट में लिखना है। आंसर राइटिंग का पहला उसूल यह है कि आपको जो है अपनी स्किल को डेवलप करना है, लेकिन आप 7.5 से 8 मिनट में कोई शशि थरूर नहीं बन सकते, आप कोई मुंशी प्रेमचंद नहीं बन सकते। आप समझ रहे हो इस बात को? 7.5 से 8 मिनट में आप बहुत सरल और सीधा उत्तर ही लिख सकते हो। बेहद काव्यात्मक होने जाओगे, बहुत ज्यादा आप कविताओं और मुहावरों में बातें लिख के आओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, आप उत्तर दे ही नहीं पाओगे। हमेशा इस नंबर को चाहिए तो बड़ा सा लिखकर अपनी दीवार पे चिपका लो, मेरे पास 7.5 मिनट हैं एक उत्तर लिखने के लिए। तो आंसर राइटिंग स्किल को लेकर जो एक परंपरा चली आ रही है कि हमें बहुत सारा अच्छा लिखना आना चाहिए, यह परंपरा उस जमाने की है जब 60-60 नंबर के सवाल आते थे। आज के जमाने में, आज के यूपीएससी के पैटर्न में आंसर राइटिंग स्किल जो है वो बदल चुकी है और दुर्भाग्यवश बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे अध्यापक अब आपको यह बदली हुई स्किल नहीं सिखाते। वो जब उन्होंने सीखी थी आंसर राइटिंग स्किल, तब इस तरह का पेपर आता था, वो वही स्किल आपको भी सिखाते रहते हैं कि ऐसे लिखो, मुहावरे रट लो, डेटा रट लो, हर चीज की कहानी पता होनी चाहिए। कुछ काम नहीं आने वाला। आप वास्तविकता में पेपर दोगे, कुछ काम नहीं आने वाला। आंसर राइटिंग के कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा, एकदम बेसिक एलिमेंट्स। आपको सबसे पहले होना चाहिए एक इंट्रोडक्शन, बिल्कुल एकदम बेसिक बता रहा हूं, इससे ज्यादा आपको करने का समय भी नहीं मिलेगा ना, मैं फिर से वही कह रहा हूं, इससे ज्यादा करने बैठोगे समय नहीं मिलेगा। उसके बाद एक होनी चाहिए मेन बॉडी और उसके बाद जरूरी 100% होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, आप विश्वास नहीं करोगे, जो मैं 100 आंसर चेक करता हूं, 100 में से कम 50 बच्चे इंट्रो लिखते हैं, मेन बॉडी लिखते हैं, फिर शायद बोर हो जाते हैं या थक जाते हैं या समय कम पड़ जाता है तो कंक्लूजन नहीं लिखते। ये यहां पे मैं बहुत नंबर काटता हूं और कोई भी एग्जामिनर नंबर काटेगा। आपका एक प्रॉपर कंक्लूजन भी होना चाहिए कि भाई मैं आंसर को कैसे कंक्लूड कर रहा हूं। ये बात क्लियर हुई? बस ये 3 हिस्से हैं, इनके अलावा कोई चौथा हिस्सा नहीं है। इन 3 हिस्सों के अलावा कोई चौथा हिस्सा नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए
याद रखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन को ही दोबारा लिख देते हैं। जैसे आपसे पूछा गया, मैंने आपको क्या सवाल बताया था, भारत में बढ़ते अपराधों, महिला पर बढ़ते अपराधों की जड़ जो है वो क्या बोलते हैं, सिर्फ कानून व्यवस्था में नहीं बल्कि सामाजिक भी है, यह पूछा गया। बच्चा यही स्टेटमेंट लिख देगा और बोलेगा ये इंट्रो है। ये इंट्रो नहीं है, याद रखिएगा, ये इंट्रो नहीं है। इंट्रो ऐसा होना चाहिए जो इस विषय की गंभीरता का एहसास दिलाए। अभी हमें कुछ जानकारी नहीं मिली है, बट इंट्रो से यह समझ में आना चाहिए कि आप एक छात्र के तौर पे, एक अभ्यर्थी के तौर पे समझते हो कि यह विषय कितना गंभीर है और इस पर आपके विचार आगे आने वाले हैं। जैसे इस सवाल के लिए मेरा इंट्रो शायद यह होगा कि भारत में महिलाएं सिर्फ जनसंख्या का एक वर्ग नहीं है, हमारी आधी जनसंख्या है। स्वतंत्रता के बाद से उन्होंने जीवन के हर एक क्षेत्र में काफी प्रगति की है, लेकिन उन पर भले ही घर के अंदर या घर के बाहर हो रहे अत्याचारों और अपराधों का सिलसिला नहीं रुक पाया है, जिससे उनकी प्रगति की गति रुकती हुई नजर आती है। बस इतना सा कि आपको पता है कि महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमारे जनसंख्या का आधा हिस्सा हैं और वो तरक्की कर रही हैं, तरक्की में बहुत योगदान करती हैं, लेकिन उन पर अत्याचार हमेशा होते रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, घर के अंदर भी हो रहे हैं, घर के बाहर भी हो रहे हैं। इतने पे आप रुक गए बस। यानी कि अब इससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगता है कि हां आगे ये क्या कहने वाला है ये मैं सुनना चाहता हूं, ये बच्चा, ये छात्र आगे क्या बताने वाला है ये मैं सुनना चाहता हूं। तो इंट्रोडक्शन जो है वो विषय की गंभीरता, मतलब विषय को लेकर आपकी अप्रोच, विषय की गंभीरता कि हां भाई ये गंभीर विषय है, और आपकी अप्रोच कि भाई मैं इसको इस तरह से देखता हूं, आपका जो लेंस है, आपकी जो देखने का नजरिया है, बस वो आपका नजरिया उसको इंट्रो में देखना चाहिए। और याद ये रखिए, इंट्रो जो है वो आपका किसी भी दशा में उत्तर के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 15 नहीं, आप 20 पकड़ लो, चलो 20% से बड़ा इंट्रो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 150 वर्ड का उत्तर लिख रहे हैं तो प्लीज 30 वर्ड से आगे मत जाइए। अगर आप 250 वर्ड का लिख रहे हैं तो भी कोशिश कीजिए 40 से 50 वर्ड के अंदर आपका इंट्रो खत्म हो जाए। इससे ऊपर इंट्रो में जाएंगे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? अब आते हैं मेन बॉडी पर। असली नंबर आपको मिलते हैं बेटा मेन बॉडी पर। मेन बॉडी के लिए जो मैं आपको कहा था ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1-1.5 मिनट सोचो, उस 1-1.5 मिनट आपको बेसिकली मेन बॉडी सोचनी है। देखिए मेन बॉडी में क्या होता है, आप एक नियम बना लो कि मुझे किसी भी प्रश्न पे कम से कम 4 बिंदु लिखने हैं। एक आप नियम बना लो कि यार मेरे पास 4 पॉइंट होने चाहिए, 4 पॉइंट मेरे पास होने चाहिए। ठीक है, 4 पॉइंट तक की आप तैयारी करो, 4 से ऊपर पॉइंट्स की तैयारी भी मत करो, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है, आपको टाइम ही नहीं मिलने वाला उतना। यार आपके पास मान लो इस टॉपिक पे 25 पॉइंट्स हैं, कैसे लिखोगे यार? तो आपको तब भी 4 ही पॉइंट लिखने हैं। तो आपके पास किसी भी उत्तर के 4 ही अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए। अब आपको करना यह है, इस बात को देखिए, एग्जामिनर भी एक इंसान है, वो आपका उत्तर पढ़ेगा, सबसे ऊपर अगर उसको सबसे बेकार पॉइंट मिला, देखिए वो कोई भी होता है ना व्यक्ति, मतलब यार आप समझ रहे हो, अगर उसको आपका पहला ही पॉइंट बेकार लगा, क्या बकवास पॉइंट है, आपको लगता है वो आगे और आपका इंप्रेशन उसके दिमाग पे आ गया कि क्या बेकार की बातें कर रहा है, तो आपको यह करना है कि उन पॉइंट्स का एक हायरार्की, एक पदानुक्रम बनाना है कि यार जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कोशिश कीजिए, मैं बार बार कहता हूं, सवाल मुझसे बच्चे पूछते हैं, इनको बुलेट पॉइंट्स में ही लिखिए। ठीक है, पैराग्राफ लिखने की गलती मत कीजिए। मतलब पैराग्राफ आप तब लिखिए अगर आपको बिल्कुल ही पॉइंट ना आते, 1 या 2 ही पॉइंट पता है तो आप पैराग्राफ लिख दो, तो आपके पास क्योंकि लिखने के लिए ज्यादा है नहीं तो आप 1-2 पैराग्राफ लिख दो, कोई बात नहीं। अदरवाइज बुलेट पॉइंट में लिखो, और सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए आपका सबसे महत्वपूर्ण। जो भी बिंदु आपका सबसे महत्वपूर्ण है वो सबसे पहले, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण, उसके बाद उससे कम, और उसके बाद उससे कम। इस तरह से आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, ये 4 बिंदु आपके होने चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यहां पे सही समझ में आ गया? अब अगर प्रश्न ऐसा है जिसमें आलोचना संभव है, जैसे इस प्रश्न में आलोचना संभव नहीं है कि भाई महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका एक आधार शायद सामाजिक भी है, इसमें आलोचना संभव नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई सरकारी योजना के बारे में पूछा गया कि भाई भारत में आधारभूत संरचना का जबरदस्त विकास हो रहा है, इस पर कुछ पूछा गया, तो आप उसका बताइए कि आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, लेकिन 1 या 2 आलोचनाएं भी उसकी अवश्य जोड़िए। ठीक है, यह आलोचना जो है आपको जरूर करनी चाहिए। ठीक है, यह याद रखिएगा, आलोचना करना खराब बात नहीं है। आलोचना से समझ में आता है कि आपको हर पक्ष की सारी बातें पता हैं, आपकी नॉलेज जो है वो राउंडेड नॉलेज है, यह बात क्लियर होती है एग्जामिनर को। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन पे।
कंक्लूजन जो होता है ये याद रखिएगा, कंक्लूजन हमेशा भविष्य की तरफ भविष्योन्मुख होना चाहिए और कंक्लूजन हमेशा विदाउट अ फेल कभी भी नकारात्मक कंक्लूजन मत लिखिए, कंक्लूजन हमेशा सकारात्मक ही लिखिए। कंक्लूजन हमेशा अच्छा होना चाहिए। खराब कंक्लूजन बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे किसी भी टॉपिक का नहीं लिख के आना है। अगर मतलब कितनी भी खराब चीजें हो रही हो, कोई आपसे पूछे जलवायु परिवर्तन के बारे में पूछे, जो हमको पता है कि जलवायु की तो हालत खराब होती ही जा रही है, उस पर भी आपका कंक्लूजन सकारात्मक आना चाहिए। जैसे आप उस पर जलवायु परिवर्तन पे ऐसा लिख सकते हो कि आने वाली पीढ़ी जो है उसको स्कूलों के करिकुलम के माध्यम से पहले से ही, बचपन से ही इस ओर सचेत बनाया जा रहा है। तो इस बात की संभावना है कि शायद जो ये जिस तरह से क्या बोलते हैं प्रकृति के दिए गए संसाधनों का दुरुपयोग हमारी पीढ़ी ने किया, हमारी पीढ़ी उससे बेहतर उपयोग करने में सक्षम होगी। मतलब हमेशा एक सकारात्मक और हमेशा भविष्य की ओर देखता हुआ, जैसे किसी क्षेत्र में अगर आईटी, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीजों की बात कर सकते हो तो करो, पर जबरदस्ती मत ठूसो हर जगह कि एआई तो लिखना ही लिखना है मुझे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन फ्यूचर की ओर देखता हुआ सकारात्मक कंक्लूजन आपको लिखना है बस। और यहां पर भी कंक्लूजन फिर से मैक्सिमम 15%, यानी कि 15 ये तो बचा कितना आपका, करीब 70% आपका मेन बॉडी होना चाहिए। तो बेटा अब आप जब भी उत्तर लिखो तो मैं आग्रह ये करूंगा कि आप पेज लो, मैं आपसे आग्रह ये करूंगा आप जब भी उत्तर लिखो आप उस पेज के 3 हिस्से ही कर लो। शुरू में प्रैक्टिस कैसे करें, बाद में आपको आदत पड़ जाएगी, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मान लो आपके पेज में जो है 20 लाइनें हैं, तो आप एक काम करो, 3 लाइन का यहां पे एक लाइन खींच दो और आखिर के 3 लाइन में यहां पर एक लाइन खींच दो, और आपको उसको इस तरह से 3 भागों में ही लिखना है, इंट्रो, मेन और कंक्लूजन। इस तरह से ही आप उत्तर को अभी लिखें, यह आपके लिए आवश्यक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उत्तर लिखना पहले दिन से शुरू करें, कुछ लोग ये कहते हैं कि उत्तर लिखना थोड़ा पढ़ लें उसके बाद शुरू करें। मेरे विचार में दोनों अप्रोचों में कोई समस्या नहीं है कि अगर आप पहले दिन से भी लिखेंगे, वो बात सही है कि आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता तो आप बड़े बेकार उत्तर लिखते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि जब मैं सीख जाऊंगा तभी से शुरू करूं। ये एक अपने आप में एक अलग स्किल है, अपनी बात को जल्दी से एक प्रभावशाली तरीके से कह पाना। आज की तारीख में आपको जितना पता है, अगर आप वही प्रभावशाली तरीके से कह पा रहे हैं, तो आगे जाके जब आपको ज्यादा पता होगा तो आप बाकी बातों को भी प्रभावशाली तरीके से कह पाएंगे। तो ये आपकी चॉइस है कि आप उत्तर लिखना कब शुरू करते हैं, लेकिन ये जो संरचना आपको मैंने बताई इसका पालन आपको जरूर करना चाहिए, तभी आपको अच्छे नंबर उत्तर पे मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं जो भी छोटे मोटे बिंदु आपको मैंने बताए, थोड़े से बिंदु बताए केवल, वो आपको याद रहेंगे। और आंसर राइटिंग में इससे ज्यादा साइंस में मत घुसिएगा कि बहुत ज्यादा कोई टेक्नोलॉजी है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जो बताया बस यही है। ठीक है, चलिए तो भाई 27 जनवरी से, यानी कि गणतंत्र दिवस के अगले दिन से 27 जनवरी से हमारा शुरू हो रहा है P2I बैच। ठीक है, आप सभी जानते हो P2I बैच क्या होता है। एजे लाइव कोड लगाइए, 23,999 में जुड़ जाइए। बाइलिंगुअल और इंग्लिश में भी उपलब्ध है, वहां भी 27 से शुरू हो रहा है, शाम को 6 बजे वाला बैच है। यानी कि आपको इसमें 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और अगर आपका प्री क्लियर होता है तो आपको दिल्ली आकर रेसिडेंशियल सुविधा में पढ़ने की सुविधा मिलेगी। उसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। और अगर आप 2024 वाले ही अभ्यर्थी हो कि आपसे कुछ महीने बाद ही तुम्हारा प्री है भाई, तो SIP बैच से अब जुड़ जाओ, अब बहुत लेट हो गई है। कल लास्ट डे है जुड़ने की, 20 जनवरी लास्ट डे है, 20 के बाद इसमें एडमिशन नहीं होंगे। एजे लाइव कोड लगा के आप इससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। इस सत्र में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।